नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित सिंघल और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 14th फाइनेंस कमीशन। दोस्तों, अपना इंडियन इकोनॉमी का लेक्चर चल रहा है और अपना ये 5th लेक्चर है। दोस्तों, अपन को पता होगा कि एग्ज़ाम में अपने जो सिलेबस में मेंशन्ड है वो है 12th फाइनेंस कमीशन। बड़ी अजीब बात है कि ना आपको पता है कि 15th फाइनेंस कमीशन का भी गठन हो चुका है एन.के. सिंह कमेटी के अंदर। तो मतलब एन.के. सिंह जो चेयरमैन है उनके अंडर में। तो आप सोचिए, इन्होंने अभी तक अपन आरपीएससी के अंदर अपने अभी तक 12th फाइनेंस कमीशन मेंशन्ड है, तो काफ़ी ओल्ड है ये चीज़। ठीक है, तो शायद हो सकता है इन्होंने अपडेट नहीं किया हो या कोई गलती रह गई हो। तो अपन को 14th फाइनेंस कमीशन पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो पूरा अपडेटेड वर्जन है। ठीक है, और उससे आपको 12th फाइनेंस कमीशन 13th का और 14th का तीनों का मतलब 12th और 13th का भी आइडिया हो जाएगा। और मैं आपको 15th के बारे में भी थोड़ा बहुत बता दूंगा। ठीक है, तो क्योंकि 15th जो है वो न्यूज़ में रहा था सुर्खियों में, आपको पता होगा स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को लेके। और दूसरी बात के कुछ जो पॉपुलेशन का इशू था कि जो केरला और साउथ के स्टेट से लाइक तमिलनाडु वो कह रहे थे कि हमें इस बार नुकसान होने वाला है जो 15th फाइनेंस कमीशन है उसके अंदर। तो अपन देखेंगे कि वो इशू क्या था। ठीक है, सबसे पहले अपन थोड़ा बहुत पॉलिटी के एंगल से जानते हैं। आपको पता है दोस्तों, इसका फाइनेंस कमीशन का जो पॉलिटी के अंदर अपन ने लक्ष्मीकांत में पढ़ा है उसका आर्टिकल नंबर 280 है। फाइनेंस कमीशन एक टेम्परेरी बॉडी है, परमानेंट बॉडी नहीं है। ठीक है, फाइनेंस कमीशन का काम क्या है कि अपन यूनियन फाइनेंस कमीशन की बात कर रहे हैं, ना कि स्टेट फाइनेंस कमीशन। यूनियन फाइनेंस कमीशन का काम क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में फंड्स का एलोकेशन करना या डिस्ट्रीब्यूशन करना। ठीक है, बंटवारा करना, डिवाइड करना। ऐसे ही होता है कि स्टेट फाइनेंस कमीशन, उसका काम होता है स्टेट गवर्नमेंट के बीच में और लोकल अथॉरिटीज़ के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन करना। लोकल अथॉरिटी मतलब क्या होती है, जैसे म्यूनिसिपैलिटी और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। तो अपन पढ़ेंगे यूनियन फाइनेंस कमीशन के बारे में। यूनियन फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन होते हैं उनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, आपको पता है कि प्रेसिडेंट जो है वो एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स काम करते हैं। हर 5 साल के अंदर फाइनेंस कमीशन गठन होता है, इसलिए अपन उससे बोलते हैं कि ये परमानेंट बॉडी नहीं है, ये टेम्परेरी बॉडी है। ठीक है, इसका मैंने आपको काम बता दिया। मेन काम क्या है? फंड्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना। तो अपन देखते हैं कि क्या है इसके अंदर। देखो, 14th फाइनेंस कमीशन ने क्या रिकमेंडेशन दी वो अपने लिए बहुत जानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी 2015 से लेकर 20 तक 14th फाइनेंस कमीशन ही एप्लीकेबल है। ठीक है, तो देख लेते हैं। पहली बात तो ये आपको डायग्राम बना के आना है, एग्जाम में भी डायग्राम यूज बनाना है और इसलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, है ना। अब इसमें है क्या, देखिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को, ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट को दो तरीके से फंड बांट रही है। सबसे पहला फंड बांटने का तरीका क्या है दोस्तों, देखो जरा। एक तो है प्लान असिस्टेंस, मतलब जैसे पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, तो प्लानिंग कमीशन क्या करता था कि फंड्स डिस्ट्रीब्यूट करता था स्टेट को उनके जो नीड की होती थी उसके हिसाब से। ठीक है, जरूरतों के हिसाब से। लेकिन दोस्तों इसको कहते थे डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच। क्यों? क्योंकि है ना, प्लानिंग कमीशन कभी भी ऐसा नहीं था कि सब्जेक्टिविटी के मतलब ऑब्जेक्टिविटी के हिसाब से सोचता था, वो हमेशा सब्जेक्टिविटी लेके आता था, मतलब बायसनेस होती थी यहाँ पे। ठीक है, मैं आपको एक केस बताता हूँ। 2014 के अंदर जो अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो अपॉइंट हुए। ठीक है, उससे पहले वो किसी स्टेट के, गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। तो अगर आपने थोड़ी बहुत उनकी 2014 के आसपास की स्टोरी वगैरह अगर न्यूज़ में देखी हो तो हुआ क्या था कि उस टाइम के प्लानिंग कमीशन में, मतलब जो प्लानिंग कमीशन था और गुजरात के जो चीफ मिनिस्टर थे, उनमें बड़ा इशू चलता रहता था। ठीक है, गुजरात के चीफ मिनिस्टर उनके पास पैसे लेने जाते थे, मतलब फंड्स मांगते थे उनसे, और वो किसी ना किसी तरीके से प्लानिंग कमीशन जो है वो डिनाई कर देता था। ठीक है, उस टाइम प्लानिंग कमीशन के जो वाइस चेयरमैन थे वो मोन्टेक सिंह आहलूवालिया थे। ठीक है, चेयरमैन तो अपन को पता ही है प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं हमेशा। तो तो सबसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जैसे ही वो नए अपॉइंट मतलब नए बने, चुन के आए, तो उन्होंने सबसे पहले प्लानिंग कमीशन को ख़त्म किया। ठीक है, और शायद इतना ज़्यादा दिक्कतें थी कि 1 साल तक मतलब कुछ पता ही नहीं था कि प्लानिंग कमीशन के जो एम्प्लॉयज़ थे पुराने, कि उनको जाना कहाँ है। ठीक है, तो आप वो देख सकते हो 2014 से पहले का पूरा वीडियोज़ वगैरह है इंटरनेट पे अवेलेबल, कि कैसे गुजरात के चीफ मिनिस्टर में और प्लानिंग कमीशन के बीच में झंझटबाजी चलती रहती थी कुछ ना कुछ, है ना। ठीक है, बट वो देखना मत, टाइम खराब हो जाएगा, और पॉलिटिक्स है पूरी की पूरी। तो मतलब पहले क्या था, प्लानिंग कमीशन जो था वो डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच अपनाता था। मतलब अगर सेंट्रल और स्टेट में अच्छी बनती है तो फंड्स दे दो,
अगर सेंटर और स्टेट में अच्छी नहीं बनती है तो फंड्स मत दो, है ना। तो ये इशू रहता था। अब इसलिए क्या है, जो नया फाइनेंस कमीशन बना, मतलब 14th फाइनेंस कमीशन बना, पहली बात तो ये उसने क्या है, अप्रोच ही खत्म कर दी। मतलब प्लान असिस्टेंस को कम कर दिया और ज्यादा असिस्टेंस किस पे दिया है, ऑटोमेटिक रूट जो फाइनेंस कमीशन ने बताया है वो। ठीक है, अभी और डिटेल में डिस्कस करेंगे, समझ में आ जाएगा आपको। तो अब प्लानिंग कमीशन की जगह आपको पता है नीति आयोग है, लेकिन नीति आयोग जो है अभी तक जो है इसका अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन इतना ज्यादा चालू नहीं हुआ है। ठीक है, अब अपन आते हैं इस अप्रोच पे जो अपने मेन है एग्जाम के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट को फंड कैसे बांटती है। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारे टैक्सेस कलेक्ट करती है। अपन ने देखा था पहले भी, इनकम टैक्स होता है जैसे, ठीक है, यूनियन एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी वगैरह, इस तरीके से कई टैक्स कलेक्ट करती है। अब तो जीएसटी भी आता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो पैसा इकट्ठा होता है उसे बोलते हैं डिविजिबल पूल। जिसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है उसको, ये बिल्कुल लॉ की लैंग्वेज है, मतलब ये टेक्निकल लैंग्वेज है इकोनॉमिक्स की, आपको यूज करनी है एग्जाम में। डिविजिबल पूल, डिविजिबल पूल मतलब वो पैसा जो डिवाइड करना है किसके अंदर, सेंटर को स्टेट के अंदर डिवाइड करना है। अच्छा, इस डिविजिबल पूल के अंदर क्या शामिल होगा, इसके अंदर शामिल होगा सारे के सारे टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कलेक्ट करें वो, बस उसमें से आप सरचार्ज और सेस हटा दो। डिविजिबल पूल के अंदर क्या इंक्लूड होगा बताओ, ऑल टैक्सेस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सक्लूडिंग सरचार्ज एंड सेस। ठीक है, इसका बंटवारा होता है, ध्यान रखना, सरचार्ज और सेस का बंटवारा नहीं होता। तो सरचार्ज और सेस के अलावा जो टैक्स है उन सबको जोड़ दो। ठीक है, सरचार्ज और सेस के अलावा जो टैक्स है उन सबको जोड़ दो। हाँ, और एक और चीज माइनस कर देते हैं, जो भी टैक्स कलेक्ट करने में जो खर्चा आता है गवर्नमेंट का उसे माइनस कर देते हैं। आपको पता है गवर्नमेंट जब टैक्स कलेक्ट करती है तो गवर्नमेंट की मान लो बैंकिंग चार्जेस लग रहे हैं कुछ, ठीक है, तो कुछ भी जो भी चार्जेस लगे उसको माइनस कर दो, तो उसे बोलेंगे डिविजिबल पूल। ठीक है, तो पहले सबसे पहले फाइनेंस कमीशन क्या देखेगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास डिविजिबल पूल कितना है। मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितने, बहुत सारे रुपए रखे हैं, बहुत सारे है ना, ठीक है, अमाउंट छोड़ो आप कितना है। तो अब की बार फाइनेंस कमीशन ने, ये 14 फाइनेंस कमीशन ने बोला कि जितना भी पैसा पड़ा है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास उसमें से 42% पैसा किसके पास चला जाना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट के पास चला जाना चाहिए। ये बोला है 14th फाइनेंस कमीशन ने। ठीक है, वापस रिपीट करता हूं, 14th फाइनेंस कमीशन ने क्या बोला है, जितना भी पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पड़ा है, कौन सा पैसा, सारे टैक्सेस मिला के बस क्या हटा दो, सरचार्ज और सेस, और क्या हटा देंगे, और अपन हटा देंगे जो टैक्स कलेक्ट करने में जो चार्जेस लगते हैं वो। तो ये माइनस करने के बाद जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास टैक्स आएगा उसको आप बांटेंगे किसको, स्टेट गवर्नमेंट को, और जितना भी आएगा उसका 42% 14th फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया है कि किसके पास जाना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट के पास जाना चाहिए। ठीक है सर, चला गया। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन आएगा। अच्छा, पहली बात तो ये जो गया है सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट को, इसे बोलते हैं वर्टिकल डिवोल्यूशन। इसे नाम क्या दे रखा है, वर्टिकल डिवोल्यूशन। डिवोल्यूशन आप टेक्निकल टर्म है जो आपको एग्जाम में लिखना है। अगर आप सिंपल भाषा में सुनना समझना चाहो तो इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस। ठीक है, लेकिन मैं बोलूंगा आपको, यही बोलूंगा कि आप एग्जाम में वर्टिकल डिवोल्यूशन लिखो। ठीक है, टेक्निकल टर्म लिखोगे, अच्छा मार्क्स मिलेंगे। ठीक है सर, तो मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट को टोटल 100 करोड़ रुपए पहुंच गए, एग्जाम्पल लो। ठीक है, 100 करोड़ कितना है, 42% है 100 करोड़। ठीक है, जितना भी पैसा पड़ा है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास उसका 42% स्टेट गवर्नमेंट के पास आ गया, और वो टोटल कितना है, मान लो 100 करोड़ है। अब सर ये तो हो गया वर्टिकल डिवोल्यूशन। अब दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा माइंड में आपके, सर स्टेट तो 29 स्टेट है प्लस 7 यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, तो उनके बीच में भी तो डिवाइडेशन होना चाहिए ना पैसे का। तो फिर क्या करें सर उसके लिए, तो आप क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। समझ में आया, कितने तरह के डिवोल्यूशन होते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। अगर ये बात समझ में आ गई तो अपन आगे चले। ठीक है, एक बार लास्ट रिपीट कर देते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर स्टेट गवर्नमेंट को पैसे दिए तो उसे क्या बोलते हैं, वर्टिकल डिवोल्यूशन। ठीक है, अभी वो स्टेट गवर्नमेंट सारे के सारे स्टेट मान लो लाइन लगा के खड़े हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसे आ गए, रख के एक बोरी में रखे हुए हैं। ठीक है, लेकिन अभी वो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के बीच में बांटे नहीं है। जब बांटेंगे तो क्या बोलेंगे उसको, हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। भाई पता लगा राजस्थान के पास इतने जाने चाहिए, मध्य प्रदेश के पास, उत्तर प्रदेश के पास,
अलग अलग राज्यों के पास कितने जाने चाहिए, तो उससे वो कैसे पता लगेगा, हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन से। ठीक है सर। सर 14th फाइनेंस कमीशन ने कितना रिकमेंड किया है, कितने रुपए कितना परसेंट जाना चाहिए, 42% जाना चाहिए। ठीक है, किसका, डिविजिबल पूल का जाना चाहिए, और डिविजिबल पूल अपन को पता है। सर 13th फाइनेंस कमीशन ने कितना बोला था, 32%। तो आप देख रहे हो 13 से 14 के बीच में कितना गैप आ गया, 10% का अंतर आया है ना, कितना ज्यादा अंतर है। 12th ने 30.5% और 11th ने 29.5%। क्लियर क्या। अब आप सोचो, अब आप बोलोगे सर ये इतना ज्यादा एकदम से क्यों, 13 से 14 के अंदर क्यों। पहले दोस्तों क्या होता था कि मैंने आपको बताया ना, प्लानिंग कमीशन जो था वो बड़ा डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच अपनाता था। ठीक है, तो फाइनेंस कमीशन वो ऐसा क्यों कर पाता था, क्योंकि फाइनेंस कमीशन क्या करता था, स्टेट गवर्नमेंट को फंड एलोकेट कम करता था। ठीक है, अब आप देख लो एक बार कॉन्स्टिट्यूशन की 7th जो लिस्ट है उसको उठा के, 7th शेड्यूल को उठा के, जो बड़े बड़े मेजर फंक्शंस है ना, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, या तो वो कॉन्करेंट लिस्ट में चीजें डली हुई है या फिर स्टेट लिस्ट में डली हुई है। मतलब स्टेट के पास ऑलरेडी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बट स्टेट के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते। ठीक है, तो अब स्टेट के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है तो स्टेट के पास पैसा कहां से आएगा। तो फाइनेंस कमीशन ने तो केवल कितना रिकमेंड कर दिया 13th के अंदर, 32%। अब फिर भी उनको स्टेट के पास जब कमी आएगी पैसे की तो किसके पास जाएंगे, सेंटर के पास जाएंगे। तब सेंटर क्या करता था, उनको प्लान असिस्टेंस देता था। ठीक है, लेकिन ये प्लान असिस्टेंस जो थी बड़ी डिस्क्रिमिनेटरी थी। ठीक है, इसके अंदर सेंटर और स्टेट के अंदर रिलेशन अगर अच्छे थे तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी तरीके से हो जाता था, वरना कम होता था। ये लाइन यहाँ पे भी लिखी हुई है, आप अगर फाइनेंस कमीशन पढ़ोगे लक्ष्मीकांत में, तो लास्ट के जो फाइनेंस कमीशन के पैराग्राफ दे रखे हैं उसमें बात लिख रखी है प्लानिंग कमीशन से रिलेटेड, है ना। तो वो डिस्क्रिमिनेशन कैसे करता था। ठीक है, तो अब की बार क्या हुआ, जो नया फाइनेंस कमीशन बना 14th ने बोल दिया कि एक तो रिसोर्सेज बढ़ाओ, 32 की जगह कितना कर दो, 42 कर दो। दूसरी बात, अगर ये 32 की जगह 42 कर देंगे तो अपने आप प्लान असिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर इसमें क्या ये बात है कि सेंट्रल मतलब फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंडेशन बढ़ा दी लेकिन प्लान असिस्टेंस क्या कर दिया, कम कर दिया। लेकिन बात समझो, प्लान असिस्टेंस जो था वो डिस्क्रिमिनेटरी था, और जो फाइनेंस कमीशन ने बोला है वो कौन सा रूट है, ऑटोमेटिक रूट है। सर ये ऑटोमेटिक रूट मतलब क्या होता है, देखो फाइनेंस कमीशन पहली बात तो केवल क्या दे सकता है, रिकमेंडेशंस। इंपॉर्टेंट बात क्या है, फाइनेंस कमीशन का केवल काम क्या है, रिकमेंडेशन देना। ठीक है, मतलब सुझाव देना, एक तरीके से अपनी बातें व्यक्त करना। ठीक है ना, विचार व्यक्त करना। उसको मानना या न मानना किस पे डिपेंड करता है, पार्लियामेंट पे डिपेंड करता है। मान लो अगर फाइनेंस कमीशन की ने जो रिकमेंडेशन दी, एक बार अगर पार्लियामेंट ने मान ली, मतलब लोकसभा राज्यसभा ने उसके बिल पास कर दिया, ठीक है ना, फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन का, तो वो एक तरीके से लॉ बन गया और अब उसको मानना ही पड़ेगा। फिर उसको कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी फंड को स्टेट गवर्नमेंट को देने में आनाकानी नहीं कर सकती, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में कैसे भी रिलेशन हो। तो आपको बात समझ में आ रही है। तो जानबूझ के फाइनेंस कमीशन के परसेंटेज को बढ़ाया गया है ताकि क्या है, ये डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच खत्म हो जाए, और चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के फिर स्टेट गवर्नमेंट से कैसे भी रिलेशन हो, फाइनेंस कमीशन ने एक बार रिकमेंडेशन दी और अगर वो पार्लियामेंट के अंदर रिकमेंडेशन पास हो गई तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को वो अमाउंट देना ही पड़ेगा, किसको, स्टेट गवर्नमेंट को। फिर वो मना नहीं कर सकते। समझ में आया क्या अपन को ढंग से। एक चीज मैं बता देता हूँ, सरचार्ज और सेस वैसे आपको याद होना चाहिए। सरचार्ज क्या होता था, जैसे किसी की इनकम 50 लाख से ज्यादा हो गई, किसी की इनकम 1 करोड़ से ज्यादा हो गई, तो उस पर सुपर रिच जो टैक्स होता है, मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स होता है, जो कोई लोग ज्यादा अमीर हो जाते हैं तो उस पर गवर्नमेंट ज्यादा टैक्स लेती है, तो एक तरीके से वो कैटेगरी होती है सरचार्ज, टैक्स पे टैक्स होता है ये। सेस क्या होता है, स्पेशल कैटेगरी के लिए, स्पेशल पर्पस के लिए अगर गवर्नमेंट टैक्स लेती है तो उसे बोलते हैं सेस। एग्जाम्पल क्या, जैसे कृषि कल्याण सेस, स्वच्छ भारत सेस, ठीक है, एजुकेशन सेस। तो ये सारे सेस मतलब स्पेशल कैटेगरी के, स्पेशल पर्पस के लिए जो टैक्स लिया जाता है उसे बोलते हैं सेस। समझ में आ गया क्या पूरा अच्छी तरीके से। ऑटोमेटिक रूट को कहते हैं बताओ, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को डिनाई नहीं कर सकती। ठीक है, एक बार अगर एक्ट पास कर लिया पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है, तो रिकमेंडेशन देने का काम है फाइनेंस कमीशन का, और रिकमेंडेशन अगर पास हो गई पार्लियामेंट के अंदर तो फिर ये ऑटोमेटिक रूट हो जाता है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, फिर फॉर्मूला, फिर मैथ्स का फॉर्मूला लगेगा, फिर फॉर्मूला लगेगा तो फिर वो उस फॉर्मूले के अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन है ही नहीं। ठीक है, अब अपन समझते हैं ये हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन कैसे होता है टैक्स का। ठीक है, ये अपन के लिए जानना बहुत जरूरी है। अब आ जाओ आप इधर। ठीक है,
हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन कैसे होता है। देखो दोस्तों, 13th फाइनेंस कमीशन और 14th फाइनेंस कमीशन में काफी अंतर है। 13th फाइनेंस कमीशन के अंदर क्या था, ये एक तो आप टेबल बनानी है आपको, ठीक है, ताकि आप कंपेयर कर पाओ, समझ पाओ। ये 13वां फाइनेंस कमीशन है, ये 14th फाइनेंस कमीशन है, ठीक है। तो आपको ये एग्जाम में टेबल मतलब ध्यान रखनी है, अच्छी बात है, अगर याद रखते हो तो आप कंपैरिजन भी लिख सकते हो, ठीक है, अच्छा इंपैक्ट जाएगा। पहले तो आप एक एक करके अपन समझते हैं, पहले पहले करके, है ना, स्टार्टिंग से। ये क्या लिखा हुआ है, 13th फाइनेंस कमीशन में पॉपुलेशन को वेटेज किसको दिया जाता था ज्यादा, 1971 की पॉपुलेशन को। बट 14th फाइनेंस कमीशन में इसका वेटेज उठा के क्या कर दिया, कम कर दिया। कम कर दिया, देख रहे हो, कम हो गया। सर ये क्या चक्कर है भाई, पहले तो आप इसका इन फॉर्मूले का मतलब समझो, क्या मतलब है इनका। सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को कितने रुपए टोटल मिला के कितने रुपए देने की बात करी है, 100 करोड़। किस में से देने की बात करी है, इस डिविजिबल पूल में से देने की बात करी है। डिविजिबल पूल कितना था, बहुत सारा था, 100 करोड़ से भी ज्यादा का था। तो जितने रुपए का था उसका अपन ने 42% निकाला और अमाउंट कितना है, 100 करोड़। अब मुझे 100 करोड़ रुपए को बांटना है किसके अंदर, बहुत सारे राज्य हैं, यूपी, बिहार, राजस्थान, ऐसे करके बहुत सारे राज्य हैं, इनके अंदर डिवाइड करना है। तो मैं मान लो 14th फाइनेंस कमीशन का फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो पहले 17.5% करो 100 करोड़ का, कितना हुआ, 17.5 करोड़, ठीक है। तो मुझे 17.5 करोड़ रुपए किस हिसाब से बांटने हैं, इनकी पॉपुलेशन के हिसाब से। तो यूपी की पॉपुलेशन पता लगा 19 करोड़ है, एग्जाम्पल ले रहा हूं ना, ऐसी कुछ बिहार की पॉपुलेशन होगी, कुछ राजस्थान की पॉपुलेशन होगी। तो मुझे 100 करोड़ रुपए में से 17.5 करोड़ इस पॉपुलेशन के हिसाब से बांटने। समझ में, बहुत इजी गणित है, ठीक है। दूसरी बात, फिर 2011 की पॉपुलेशन के हिसाब से कितना बांटना है, 10%। तो 100 करोड़ का 10% कितना होता है भाई, 10 करोड़। तो 10 करोड़ को मैं 2011 की पॉपुलेशन जितनी होगी यूपी, बिहार और राजस्थान की, उसके हिसाब से हर स्टेट के जितने भी नंबर ऑफ स्टेट है सारे के सारे लिख के बांट दूंगा। ऐसे ही फिर 100 करोड़ का मैं कितना निकालूंगा, 50%। अब ये फिजिकल कैपेसिटी क्या होता है समझ में आएगा, अभी थोड़ी देर रुको, ठीक है। तो मान लो कुछ होता है, उसके हिसाब से डिवाइड कर देंगे हर स्टेट की फिजिकल कैपेसिटी के हिसाब से। तो कितने रुपए हो जाएंगे, 50 करोड़ रुपए मैं हर स्टेट वाइज डिवाइड करता रहूंगा ऐसे, जो उनकी फिजिकल कैपेसिटी है उसके हिसाब से। फिर 100 करोड़ का कितना, 15%, मतलब 15 करोड़ हो गया। 15 करोड़ को मुझे किसके हिसाब से बांटना पड़ेगा, उस राज्य के एरिया के हिसाब से बांटना पड़ेगा। फिर ऐसी फॉरेस्ट कवर और लास्ट में फिजिकल डिसिप्लिन, ठीक है, समझ में आ गया। चलो, तो कोई ज्यादा हार्ड नहीं है मेरे हिसाब से, तो फिर भी दिक्कत आए तो पूछ लेना। अब अपन आते हैं पॉपुलेशन की बात करते हैं। भाई किसी राज्य की अगर जनसंख्या ज्यादा होगी तो रिसोर्सेज ज्यादा चाहिए नहीं चाहिए, बताओ, चाहिए ना। अब यूपी है, यूपी की राज्य की जनसंख्या आपको पता है, ठीक है। यूपी इज 6th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, है ना, अपन कह सकते हैं 6th या 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है यूपी, है ना, पॉपुलेशन के मामले में। सोचो कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है, तो उसको रिसोर्सेज भी उतने चाहिए, ठीक है। तो पहले पॉपुलेशन के हिसाब से बांटा 1971। अब दूसरी बात आई 2011 की जनसंख्या हिसाब से बांटा। अब आप देखो ये पहले नहीं था, ये कब आया, 14th फाइनेंस में आया। तो पहले तो आपको इस पॉइंट पे एक तरीके से पता होना चाहिए, हो सकता है प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछ ले कभी, ठीक है, और मेंस में तो पूछता ही है ना, ठीक है। 14th फाइनेंस कमीशन अपने कोर्स में आई, फाइनेंस कमीशन है मतलब। तो पॉपुलेशन 2011 के हिसाब से क्यों बांटा भाई, 1971 के बाद 2011 तक पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अभी तक अपन क्या रख रहे थे, पूरा जो डेटा था वो 1971 रख रहे थे। अपन क्यों नहीं कर रहे थे, 13th वाले ने क्यों नहीं बांटा 2011 के हिसाब से, 13th वाले ने केवल 1971 के हिसाब से क्यों बांटा, समझो। देखो, अगर मान लो अपन, आप बोलोगे सर 2011 का जब डेटा मौजूद है तो पूरा का पूरा पैसा 2011 के हिसाब से बांटना चाहिए, क्या अपन ये अभी 17.5% 1971 की जनसंख्या के हिसाब से बांट रहे हैं। देखो, अगर किसी स्टेट में जनसंख्या ज्यादा है, ठीक है, 1971 के अंदर, चलो उसे तो अपन ने कंसीडर कर लिया, लेकिन 1971 के बाद किसी स्टेट ने जनसंख्या अपनी रिड्यूस करी है। तो आपको पता है जब जनसंख्या रिड्यूस हो रही है तो अच्छी बात है। अपन को यह पता है कि इंडिया की हर प्रॉब्लम का जड़ कहीं ना कहीं कहां पे आके रुकता है, पॉपुलेशन पे, ठीक है। गरीबी ले लो, अनएम्प्लॉयमेंट ले लो, कुछ भी ले लो, तो जनसंख्या एक बड़ी दिक्कत है, ठीक है। तो अगर मान लो किसी स्टेट ने क्या किया है, जनसंख्या को कम करने का काम किया है ड्रास्टिकली,
और अपन क्या कर रहे हैं, लेकिन 2011 के हिसाब से अगर सब सारे के सारे रिसोर्सेज को बांट दें, सारे के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पैसे को 2011 की पॉपुलेशन के हिसाब से बांट दें, और कई स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने 1971 के बाद लगातार अपनी पॉपुलेशन कम करी है, तो आप सोचो मतलब 2011 में जिन स्टेट की पॉपुलेशन ज्यादा होगी उनके पास तो ज्यादा पैसा चला जाएगा। सपोज करो यूपी, तो यूपी अपन एग्जांपल लें कि 1971 के बाद यूपी की पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा विस्फोट हुआ है, मतलब सबसे ज्यादा बड़ी है, तो सबसे ज्यादा फायदा किसको मिलेगा? यूपी को, ठीक है। और मान लो केरला है, उसने कम करने की कोशिश करी अपनी पॉपुलेशन, फैमिली प्लानिंग मेजर्स अपनाए हैं कुछ, ठीक है, लोगों को शिक्षित किया है, जागरूक किया है, तो उसकी पॉपुलेशन कम हुई है, तो फिर तो मतलब उसे तो रिसोर्सेज कम एलोकेट होंगे। तो समझ पा रहे हो क्या है दिक्कत है? तो इसीलिए क्या था, अभी तक 1971 के हिसाब से ही हम पैसे को बांट रहे थे, 13th फाइनेंस कमीशन ने उसी के हिसाब से पैसा बांटा। लेकिन अब आपको पता है कि अब अपन ये भी बात डिनाई नहीं कर सकते, चलो हो गई गलती, पॉपुलेशन बढ़ गई, कुछ भी हुआ, ठीक है, लेकिन अब कुल मिला के उस स्टेट की पॉपुलेशन ज्यादा है। सपोज करो यूपी है ना, एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, तो 2011 के अंदर यूपी की पॉपुलेशन ज्यादा है, तो अपन क्या करें? अब ऐसा तो है नहीं कि उसको कम रिसोर्स एलोकेट करने पड़ेंगे, अब पॉपुलेशन बढ़ गई, अपन जानते हैं ये फैक्ट है, तो अब इसको रिसोर्सेज भी ज्यादा चाहिए, तो इसीलिए 14th फाइनेंस कमीशन ने 10% उस चीज को कंसीडर किया। समझ में आ रहा है? तो अपन ने 13th ने तो बिल्कुल नहीं किया 2011 की पॉपुलेशन कंसीडर, और 14th ने थोड़ा बहुत किया। और जो नया 15th फाइनेंस कमीशन आया है, जो बन चुका है, उसमें यही तो इशू आ रहा है। वो क्या कह रहे हैं कि हम 1971 की पॉपुलेशन को कंसीडर करेंगे ही नहीं, हम केवल किसकी पॉपुलेशन को कंसीडर करेंगे? 2011 की। अब इससे सोचो किसको दिक्कत आएगी? साउथ के स्टेट लाइक केरला, तमिलनाडु, तो सबसे आप वही इसका विरोध कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं भाई जिस स्टेट की पॉपुलेशन बढ़ रही है लगातार, तो आप उसको तो क्या है रिसोर्सेज ज्यादा दे रहे हो, मतलब उसकी पॉपुलेशन जो प्रमोट हो रही है आप उसको इंसेंटिव दे रहे हो उस चीज का प्रमोट होने का, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक है। तो यही कंट्रोवर्सी है जो आप 15 फाइनेंस कमीशन में देखोगे। थर्ड पॉइंट, फिस्कल कैपेसिटी। फिस्कल कैपेसिटी मतलब क्या होता है कि इनकम डिस्टेंस भी बोलते हैं इसको। ये सबसे ज्यादा परसेंटेज देखो आप इसी चीज का है, आप इसे ये बोल सकते हो, इसका एक और नाम सिंपल भाषा में बोल सकते हो पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम, कैपिटा मतलब पर्सन होता है, एक व्यक्ति, तो पर पर्सन कितनी इनकम है उसको देख लो आप, इनकम का डिस्टेंस देख लो। मतलब क्या भाई, मान लो ये लाइन बना दी मैंने, ये 1 रुपए की इनकम है, सपोज करो, एग्जांपल लो, ठीक है। कुछ स्टेट यहां पे इस पॉइंट पे हैं, कुछ स्टेट 1 रुपए से भी मतलब और भी कम कमा रहे हैं, कुछ स्टेट यहां पे हैं, कुछ स्टेट यहां पे हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे ये है। तो मुझे, और कुछ स्टेट बिल्कुल इधर खड़े हैं, बिल्कुल बाजू में। समझ पा रहे हो ये लाइनें मैंने क्यों बनाई है? ठीक है, ये नीचे से तो बराबर है, ठीक है। अब आप समझो, ये मान लो स्टैंडर्ड है, इतने रुपए इनकम होनी चाहिए, ठीक है, ये पूरी एक लाइन है मोटी सी, और ये कोई स्टेट है, सपोज करो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र बिल्कुल इस लाइन के करीब है, ठीक है। ऐसे ही दूसरा स्टेट है गुजरात, ऐसे ही मान लो आंध्र प्रदेश, ठीक है, और लास्ट में सपोज करो आ रहा है कौन? बिहार। अब ये स्टैंडर्ड मैंने मान लिया, ये क्या है, ये लाइन मैंने स्टैंडर्ड मान ली। अब बताओ सबसे ज्यादा इनकम दूर किसकी है? मान लो ये 1 रुपए इनकम है और बिहार की इनकम है 30 पैसे, एग्जाम्पल ले लेते हैं क्या ना, छोटा सा, तो 30 पैसे है, ये 1 रुपए और ये 30 पैसे है। अब मुझे बताओ सबसे, और ये सपोज करो यूपीएस की इनकम है 40 पैसे, ऐसी महाराष्ट्र इसकी इनकम है 90 पैसे। तो बताओ सबसे ज्यादा कम किसकी इनकम है? बिहार की। तो पैसे सबसे कम ज्यादा किसको मिलने चाहिए? बिहार को। इस चीज को क्या बोलते हैं? इनकम डिस्टेंस। समझ में आया? क्या समझ में आया बताओ? इनकम डिस्टेंस मतलब पहले एक आप स्टैंडर्ड मान लो कि एक पर्सन की इनकम इतनी होनी चाहिए, ठीक है। मान लो 1 लाख रुपए इनकम होनी चाहिए एक पर्सन की 1 साल की, ठीक है। फिर आप हर स्टेट वाइज इनकम देखते रहो, जैसे बिहार के अंदर सपोज करो जो पर पर्सन इनकम है वो है एवरेज 30,000 रुपए। तो बिहार के लोगों को सबसे ज्यादा पैसे की जरूरत है, तो इसे क्या बोलेंगे? इनकम डिस्टेंस या फिजिकल कैपेसिटी। क्लियर क्या? इससे यार डीप में नहीं जाना।
एग्जाम में तो ये भी नहीं पूछेगा कि फिजिकल कैपेसिटी समझाओ, बस अपन को समझने के लिए पता होना चाहिए ना। फोर्थ पॉइंट, एरिया। एरिया 15% देखो दिया है, पहले 10 था, इसका 15 कर दिया। एरिया से क्या समझ में आ रहा है? जिस स्टेट का ज्यादा एरिया है उसको ज्यादा पैसे मिलने चाहिए। समझ में आ गया? तो अपना राजस्थान जीत जाएगा इसके अंदर तो। फिफ्थ, फॉरेस्ट कवर। अब आपको पता है कि आजकल फॉरेस्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गई है, क्योंकि क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है उसकी वजह से। ठीक है, अपन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के टारगेट्स भी बना रखे हैं। ठीक है, पेरिस क्लाइमेट चेंज का भी अपन ने टारगेट दिया है। तो इन सब की, पेरिस क्लाइमेट चेंज आप इंपॉर्टेंट है ना, एग्जाम में पढ़ के जाना पूरा अच्छी तरीके से। तो इसीलिए फॉरेस्ट कवर क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। तो कोई जो है, कोई स्टेट कब फॉरेस्ट कवर बढ़ाएगा? अगर उसको जो मिलने वाले पैसे हैं उससे आप लिंक कर दो उसको। ठीक है, मतलब स्टेट के बीच में एक कंपटीशन पैदा कर दो, लालच पैदा कर दो कि मुझे फॉरेस्ट कवर अपने यहाँ पे बढ़ाना है। अगर मेरे यहाँ पे फॉरेस्ट कवर बढ़ेगा तो फिर मुझे पैसे भी क्या मिलेंगे? ज्यादा मिलेंगे। तो फिर वो स्टेट क्या करेगा? फिर वो स्टेट जो है फॉरेस्ट इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। समझ में आया क्या? तो ये पहली बार था, पहली बार किया है, अब पहले नहीं था। ठीक है, अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि पहले कौन सी चीजें नहीं थी वो इस बार 14 फाइनेंस कमीशन में ऐड करी। तो एक तो पॉपुलेशन 2011 और दूसरी फॉरेस्ट कवर, ये दोनों चीजें नई है, न्यू है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया क्या? तो अब जिस भी स्टेट का फॉरेस्ट कवर ज्यादा है वो जीत जाएगा इसके अंदर। जैसे राजस्थान के अंदर, अच्छा ये फॉरेस्ट कवर की रिपोर्ट आपको पता है कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो डिपार्टमेंट है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है ना। ठीक है, MOEF-CCC। फिस्कल डिसिप्लिन मतलब, फिस्कल डिसिप्लिन दोस्तों मतलब कि कोई स्टेट जो है वो कितना डिसिप्लिन मेंटेन कर रहा है, मतलब उसका फिस्कल डेफिसिट कितना है। अपन ने दोस्तों देखा था कि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? गवर्नमेंट के जो खर्चे होते हैं वो ज्यादा होते हैं और इनकम जो होती है कम होती है, तो जो डिफरेंस होता है उसे फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। फिस्कल डेफिसिट क्या बताता है? कि मुझे कितने रुपए का लोन चाहिए। ठीक है, यही था। और अपन ने ये भी देखा था कि FRBM का जो टारगेट है वो कितना है? 3% है, बट इस बार गवर्नमेंट ने 3% से ज्यादा टारगेट माना है। ठीक है, तो पहले क्या होता था कि पहले स्टेट वाइज जो फिस्कल डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट चीज थी। ठीक है, तो 13 फाइनेंस कमीशन ने देखा कि अगर कोई स्टेट अपने यहाँ पे फिस्कल डिसिप्लिन मेंटेन करता है, मतलब फिस्कल कंसोलिडेशन, आप ये भी कह सकते हो फिस्कल कंसोलिडेशन, अपन ने ये भी पढ़ा था है ना, यही नाम होता है कि मतलब वो अपना जो टारगेट है उससे दूर नहीं जाता ज्यादा है ना। भाई 3% का टारगेट है तो वो 3% के आसपास अचीव कर लेता है स्टेट। ठीक है, वैसे स्टेट के, हर स्टेट के अपने अपने एक्ट बने हुए हैं। जैसे FRBM एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, वैसे FRBM एक्ट स्टेट गवर्नमेंट का एज इट इज नहीं है, हर स्टेट ने अपने हिसाब से बना रखे हैं टारगेट्स। ठीक है, तो अगर कोई स्टेट फिस्कल डिसिप्लिन मेंटेन करता है, मतलब फिस्कल डेफिसिट को बहुत ज्यादा नहीं होने देता, मतलब कर्जा अपने ऊपर नहीं चढ़ाता ज्यादा, तो हम ऐसे स्टेट के हिसाब, मतलब इस प्रिंसिपल के हिसाब से 17.5% फंड बांटेंगे। तो अब आप बोलोगे सर ये जीरो क्यों कर दिया? क्योंकि हमने ये नोटिस किया, मतलब फाइनेंस कमीशन ने नोटिस किया कि ज्यादातर स्टेट अपना फिस्कल डेफिसिट क्या कर चुके हैं? अचीव कर चुके हैं। ठीक है, मतलब अब ज्यादातर स्टेट जो है वो फिस्कल डेफिसिट टारगेट से दूर नहीं है, बहुत नजदीक है। ठीक है, तो अब उनपे एक तरीके से अब उनपे ज्यादा प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात ये भी रीजन है इसका कि अगर मान लो किसी स्टेट का फिस्कल डेफिसिट ज्यादा है, ठीक है, मतलब उसके खर्चे ज्यादा है और इनकम कम है, तो बताओ उसे कम पैसे एलोकेट होने चाहिए, ज्यादा एलोकेट होने चाहिए? तो उसे पैसे ज्यादा एलोकेट होने चाहिए। तो अगर अपन इसके हिसाब से एलोकेट करते फिस्कल डिसिप्लिन के हिसाब से तो मामला गड़बड़ हो जाता। ठीक है, तो उसे कम पैसे एलोकेट होते। ठीक है, जिसने फिस्कल डेफिसिट क्या है अपने ज्यादा किया है, मतलब डिसिप्लिन मेंटेन कम किया है, तो इसलिए फिस्कल डिसिप्लिन को इन्होंने हटाई दिया अब की बार। क्लियर? क्या वापस बता देता हूं समरी एक मिनट के अंदर पूरी। पॉपुलेशन 1971 की क्यों रखी? क्योंकि हम जो स्टेट पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं उनको इंसेंटिव नहीं देना चाहते। बट 2011 हम 14 फाइनेंस कमीशन पहली बार ऐड क्यों किया? क्योंकि कई स्टेट की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई और उनको रिसोर्सेज की ज्यादा जरूरत है। जब रिसोर्सेज की ज्यादा जरूरत है तो अपन को उनको पैसे भी ज्यादा देने चाहिए। फिस्कल कैपेसिटी इनकम डिस्टेंस मतलब क्या होता है? कि किसी स्टेट की जो है इनकम
डिस्टेंस कितना है, मतलब जैसे पर पर्सन जीडीपी कितनी है ना, और कितनी जीडीपी एवरेज होनी चाहिए उसका गैप ले लो। मान लो आपकी जीडीपी पर पर्सन होनी चाहिए 1 लाख, लेकिन आपके स्टेट में जीडीपी एवरेज जो है पर पर्सन 30,000 है, ठीक है। ऐसे किसी में 40,000 है, ऐसे किसी भी स्टेट में 50,000 है। तो जिस स्टेट में सबसे ज़्यादा इनकम डिस्टेंस है तो हम उस स्टेट को ज़्यादा फंड्स एलोकेट करेंगे, क्योंकि उसकी ज़रूरत क्या है, ज़्यादा है। फिर एरिया समझ में आई गया, सिंपल, जो स्टेट बड़ा है उसको पैसे भी ज़्यादा मिलने चाहिए। फॉरेस्ट कवर मतलब जिस स्टेट ने फॉरेस्ट कवर अपना इंक्रीज किया है, जैसे अपने यहाँ पे जो राजस्थान के अंदर आपको पता है उदयपुर डिस्ट्रिक्ट ने क्या है, परसेंटेज वाइज भी और शायद एरिया वाइज दोनों केस में उसने टॉप किया है राजस्थान के अंदर से, ठीक है। हर 2 साल के अंदर फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट निकालता है, 2017 में लास्ट रिपोर्ट निकली थी। फिजिकल डिसिप्लिन मेंटेन करना मतलब क्या होता है कि किसी स्टेट ने फिजिकल डेफिशिएट तो नहीं किया ज्यादा, ठीक है। अगर किसी स्टेट ने फिजिकल डेफिशिएट किया है तो फिर उसको हम फंड्स एलोकेट कम करेंगे, क्योंकि उसने डिसिप्लिन मेंटेन नहीं किया, ठीक है। लेकिन अब ये क्राइटेरिया हट गया, तो अगर आप इसको ज्यादा ध्यान नहीं भी रखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ गया? इनका टोटल 100% आएगा, आप देख लेना। अब आते हैं अपन लास्ट टॉपिक पे, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। एग्जाम में पूछ सकते हैं अपन से, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, ठीक है। आपको पता है दोस्तों, आंध्र प्रदेश ने जो है वो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की डिमांड कंटिन्यूसली कर रहा था इस साल, ठीक है। और डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई कि एक तो उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के अंदर भी मदद करी, वो ले ही आए खुद, है ना, नो कॉन्फिडेंस मोशन सरकार के खिलाफ, सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ। ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस होता क्या है, और ये क्या संविधान में पहले से मेंशन था क्या, या नहीं था? नहीं था, ठीक है। ये पहली बार आया 1969 के अंदर कॉन्सेप्ट। सर ये कॉन्सेप्ट क्यों आया, बिल्कुल ध्यान समझना, ठीक है। इन सब चीजों को आप बिल्कुल इग्नोर कर दो, ठीक है, आराम समझो। हमें ना, हमने देखो फाइनेंस कमीशन स्टार्टिंग से गठन हो रहा था, हमें लगा कि कुछ स्टेट्स जो है उनके पास इनकम के कोई साधन ही नहीं है, ठीक है। उनका जो एरिया है वो इतना ज्यादा डिफिकल्ट है वहां पे कि सपोज करो आप J&K है, जम्मू कश्मीर है, या हिमाचल प्रदेश है, या उत्तराखंड है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के इलाके हैं जैसे आसाम, मिजोरम, मेघालय वगैरह, त्रिपुरा, 7 सिस्टर प्लस 1 सिक्किम। तो ये जो टोटल मिला के 11 स्टेट बोले, अब इनमें क्या दिक्कतें आती होगी सोचो आप। अपन तो यहाँ पे घूमने चले जाते हैं, ठीक है, आराम से घूम के आएंगे मॉल रोड, है ना, और मॉल रोड घूम के 10-15 दिन में आ जाते हैं और अपन को अच्छा लगता है। लेकिन सोचिए अगर आप हमें अपन को यहाँ पे रुकना पड़ जाए 2-3 साल 5 साल तक, है ना, और अपनी यहाँ पे जॉब शिफ्ट कर दी जाए, तो अपन को प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज क्या आएगी। पहली बात तो इनका जैसे उत्तराखंड है कितना ऊंचाई पे जाके है, ठीक है, पूरा हिली एरिया है, जो मतलब प्लेन एरिया से हिली एरिया में कितना ज्यादा डिफिकल्टी होती है गुड्स पहुंचाने के लिए। इवन कोई बहुत कम लोग होते हैं यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज भी कम होती है, तो माइग्रेशन भी अच्छा खासा होता है, ठीक है। आपको पता है सर्दियों में तो बर्फ पड़ जाती है, तो लोग बाग फिर क्या है ऊपर से नीचे रहने आते हैं, फिर बाद में नीचे से ऊपर जाते हैं, मतलब कितना ज्यादा शिफ्टिंग होता रहता है। तो इन स्टेट्स में सोचो कितनी ज्यादा दिक्कत आती होगी। अगर कोई इंडस्ट्री लगाना भी चाहे तो वो कैसे लगाए, क्योंकि उसको इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल जो है पूरा प्लेन एरिया से ऊपर की तरफ लाना पड़ेगा हिली एरिया में, और फिर इंडस्ट्री अगर लग भी जाएगी तो वो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि वहां पे अच्छा खासा मार्केट तो है नहीं ऊपर हिली एरिया में, तो उसको बेचने के लिए भी वापस नीचे लाना पड़ेगा, तो कितना ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पड़ जाएगी। तो हमने देखा कि जो फ्रूट्स ऑफ डेवलपमेंट है वो सारे स्टेट में बराबर रूप से शेयर नहीं हो पा रहे, तो इसीलिए हमने जो है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की एक कॉन्सेप्ट निकाला, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं था। 1969 में शायद पहली बार 3 स्टेट्स को एक साथ स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया गया, ठीक है। अपन को ये कहानी अगर थोड़ी बहुत याद रहे तो अच्छी बात है, वरना तो आपको करंट ही याद रहे तो बहुत है, ठीक है। फिर हमने और स्टेट्स को भी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया। सर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देने से होगा क्या? देखो नॉर्मली जो भी गवर्नमेंट की स्कीम आती है, आपको पता है 2 तरह की स्कीम होती है। कौन कौन सी होती है बताओ? चलो बताओ मेरे को, आप सोचो जरा कि गवर्नमेंट स्कीम्स कितने तरह की होती है। एक तो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं अपन, है ना, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, और एक होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ठीक है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या होती है? मतलब जहां पे क्या है, ये एरिया सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ठीक है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल के अंदर
वो चीज सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आ रही है, तो वो सेंट्रली सेक्टर स्कीम हो गई। ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या है, आ तो वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए है, फिर भी मतलब 7th शेड्यूल के अंदर देखा जाए तो वो एरिया स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आ रहा है, लेकिन फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हुए स्टेट गवर्नमेंट को थोड़ा सा पैसा दे रही है। तो वो जनरली आप देखो कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में पैसा किस रेशो में आता है, 60-40, मतलब 60 तो देगी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, और 40 देगी स्टेट गवर्नमेंट, और इस तरीके से ये रेशो रहता है। ठीक है, लेकिन अगर कोई स्टेट कौन सा है, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वाला स्टेट है, ठीक है, उस राज्य को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दर्जा मिला हुआ है, तो ये क्या है 90:10 का रेशो हो जाएगा। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है फंडिंग कितना देगी, 90%, और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो 10% ही कंट्रीब्यूट करने के लिए लायबल होगी। तो समझ रहे हो, एक तो ये फायदा है, कितना बढ़िया फायदा हो गया ये। दूसरा फायदा क्या है, अगर कोई ऐसे एरिया में इंडस्ट्री डालता है तो उसके प्रॉफिट्स जो हैं 10 साल तक कर मुक्त, मतलब टैक्स फ्री। जैसे मान लो आप, अब इनकम टैक्स नहीं पढ़ा रहा मैं आपको, लेकिन फिर भी इनकम टैक्स में लिखा हुआ है, एक सेक्शन है सेक्शन 80IE, ठीक है, बिल्कुल भी याद नहीं रखना है ना, बस केवल मतलब समझो, है ना, सेक्शन वेक्शन याद नहीं रखने अपन को। तो सेक्शन इनकम टैक्स में 80IE वो क्या कहता है कि अगर कोई बिजनेसमैन अपनी इंडस्ट्री डालेगा इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, जो 8 स्टेट है, 7 स्टेट प्लस 1 सिक्किम, ठीक है, तो इन 7 सिस्टर्स प्लस 1 सिक्किम के अंदर इंडस्ट्री डालेगा तो उसके 10 साल तक 100% प्रॉफिट क्या है, एग्जम्प्ट है। तो सोचो कितनी बड़ी मजे की बात है, मतलब आप इन एरियाज में क्या डालो, इंडस्ट्री डालो, और आपके 100% प्रॉफिट क्या रहेंगे, एग्जम्प्ट हो जाएंगे। मतलब कुछ टैक्स एग्जम्प्ट मतलब टैक्स फ्री, है ना, तो आपको 10 साल तक कुछ भी टैक्स पे, मतलब कुछ भी इनकम टैक्स इन जगहों पे नहीं देना। ठीक है, ये बात कहां लिखी है, इनकम टैक्स की धारा 80IE के अंदर लिखी है। तो इसे बोलते हैं, ऐसे जो चीज है जहां पे आपने टैक्स फ्री कर दिया काम, उसे बोलते हैं टैक्स हॉलीडे। टैक्स हॉलीडे मतलब कि आपने इन स्टेट्स को टैक्स फ्री कर दिया। ऐसे ही अगर इन स्टेट्स के अंदर आप इंडस्ट्री लगाते हो तो जीएसटी के अंदर बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ठीक है, पहले एक्साइज ड्यूटी हुआ करती थी, उसके अंदर भी बहुत सारे बेनिफिट मिलते थे, इवन सर्विस टैक्स वगैरह सब के अंदर। क्यों, गवर्नमेंट क्या चाहती है, इंडस्ट्रीज वहां पे डाली जाए। आपको पता है किसी भी एरिया में अगर इंडस्ट्री डलेगी तो फिर उस एरिया का अपने आप विकास हो जाता है, एम्प्लॉयमेंट आ जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप सुधर जाता है। तो ये सारी बातें हैं, क्लियर क्या। तो अपन ने फ्रूट्स ऑफ डेवलपमेंट को शेयर करने के लिए कौन सी कैटेगरी बनाई थी, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वाली कैटेगरी बनाई थी। ये इस साल सुर्खियों में था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो है वो इशू क्या आया इस साल, आंध्र प्रदेश ने भी बोला मुझे भी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दर्जा चाहिए, क्योंकि जो पिछली गवर्नमेंट आई थी उन्होंने कुछ वादे कर दिए थे। लेकिन जो अभी करंट गवर्नमेंट है उन्होंने क्या बोला, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का आपको दर्जा नहीं मिल सकता। आपको क्या, किसी को भी नहीं मिल सकता, क्योंकि जो 14th फाइनेंस कमीशन है उसने साफ साफ मना कर दिया कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दर्जा किसी को भी नहीं देना है। अब जिनका है उनका रहने दो, अब उनको देने की जरूरत नहीं है नए वालों को। ठीक है, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हम क्या कर रहे हैं, रिसोर्सेज जो है 32% की जगह 42% एलोकेट कर रहे हैं। ठीक है, तो जब ज्यादा रिसोर्सेज एलोकेट कर रहे हैं तो जरूरत क्या है। ठीक है, लेकिन फिर भी आंध्र प्रदेश जो है वो कंटिन्यूसली डिमांड कर रहा था। आंध्र प्रदेश के साथ साथ ठीक है बिहार भी है जो भी इस लिस्ट, वो और वेस्ट बंगाल है ना, ये भी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के दर्जे की करते हैं बात। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये भी बोल दिया था भाई जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को बेनिफिट मिलते हैं वो हम आपको वैसे ही दे देंगे। तो आंध्र प्रदेश वगैरह बोले कि नहीं नहीं, हमें तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का ही दर्जा चाहिए, क्योंकि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो है वो इमोशनल इशू है आंध्र प्रदेश के लोगों का। तो जब तेलंगाना सेपरेट हो रहा था तब की बात है ये, तब कुछ वादे कर दिए गए थे। तो पता है आपको, पॉपुलिस्ट वादे हो जाते हैं फिर एकदम से, फिर उनको बाद में दिक्कत आती है निभाने के अंदर ना। ठीक है, तो 1969 के अंदर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के अंदर पहली बार मतलब स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दर्जा मिलना चालू हुआ था। क्लियर क्या। अब इसके क्राइटेरिया क्या है वो आप एक बार देख लो, क्या क्या क्राइटेरिया है, किन क्राइटेरिया के हिसाब से किसी भी स्टेट को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दर्जा मिलता है। पहली बात तो हिली एंड डिफिकल्ट एरिया, ठीक है। दूसरी बात लो पॉपुलेशन डेंसिटी। अब जैसे आप पहाड़ों में जाओगे तो वहां पे पॉपुलेशन क्या होती है, बहुत दूर दूर बिखरी हुई होगी, ठीक है, और पॉपुलेशन क्या है वैसे भी कम होगी, है ना, ज्यादा तो होगी नहीं। तो अपने आप क्या है पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, तो वो कम रह रहे होंगे ऑलरेडी। हाई शेयर ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन,
क्योंकि यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया हो सकता है ज़्यादा हो, ठीक है, तो ट्राइबल पॉपुलेशन क्या होगी यहाँ पे अपने आप ज़्यादा होगी। इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस, क्योंकि ये हिली एरिया है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट आपको पता है हमेशा इंसर्जेंसी से निकलता रहता है, उसके अंदर कितने ज़्यादा इंसर्जेंट ऑपरेशन चलते रहते हैं, हमेशा अफस्पा लगा हुआ है वहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे इश्यूज को लेके वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसका कमजोर है, और नॉन वाइबल नेचर ऑफ स्टेट फाइनेंस, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के पास खुद के पास पैसा नहीं है या कोई सोर्स नहीं है बहुत ज़्यादा बड़ा कि जिससे वो अपने पूरे स्टेट का खर्चा चला पाए। तो इन 5 क्राइटेरियाज के आधार पे अपन किसी भी स्टेट को क्या डिक्लेयर कर सकते हैं, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वाला स्टेट डिक्लेयर कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको पढ़ लेना। ऐसा मत मानना कि भाई स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो है आपने दे नहीं रखा डायरेक्ट, क्योंकि आरपीएससी का क्या भरोसा नहीं है। आपने देखा था जो प्री वाला पेपर था वो पूरा यूपीएससी वाला ट्रेंड वाला था, तो हो सकता है कि ये जो ऐसे क्वेश्चन है वो पूछ ले, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है, मैं आपके लिए एक क्वेश्चन निकाल के लेके आऊं, तो आप वो ट्राई करना, ठीक है। एक तो क्वेश्चन है आपका साइंस एंड टेक्स से रिलेटेड, नेट न्यूट्रलिटी, ठीक है। नेट न्यूट्रलिटी मतलब क्या होता है कि आपको पता है कि कई जो वेबसाइट्स होती है उसमें नेट की स्पीड ज़्यादा आती है, कई वेबसाइट पे नेट की स्पीड लोअर आती है, तो ट्राई के कुछ रिकमेंडेशंस आए थे अब की बार, तो वो आपको देखने हैं। एक आपको प्रिपेयर करना है हॉर्टिकल्चर पे, कि हॉर्टिकल्चर जो है पहली बात तो क्या होता है, ठीक है, और उसके फायदे क्या हैं, और गवर्नमेंट हॉर्टिकल्चर के लिए क्या कर रही है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सुना है अपन ने, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अपन ने क्लास में एक बार थोड़ा बहुत डिस्कस भी किया था इससे रिलेटेड। फिर एपीएमसी, जो सरकारी अनाज की, जैसे ये मंडियां होती है, ठीक है, जिसमें अनाज वो जो किसान होते हैं वो अपने जाके जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसको बेचते हैं, तो वो अपन को देखना है एक बार। और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, तो ऑलरेडी वैसे मैं इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा अपन डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अपन ढंग से भी डिस्कस करेंगे इनके बारे में, लेकिन आपको एक बार प्रिपेयर करने हैं, प्लीज़ प्रिपेयर करना। और जरूर देखना कि इनकी प्रॉब्लम क्या है और गवर्नमेंट के इनके कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं। तो जैसे 2016 के अंदर गवर्नमेंट ई नाम पूछा था, ठीक है, आरपीएससी ने, तो वैसे ही अब की बार कुछ ना कुछ पूछ सकती है इनसे रिलेटेड। चलिए, तो अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।